बाद आप सभी का स्वागत है। वैश्विक अस्थिरता के दौर में जब देश का फोकस विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ होना चाहिए था, तब देश के कर्णधार हमारे राजनेता, जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष शामिल हैं, नागरिकों को आपातकाल की याद दिलाना अपना प्रथम कर्तव्य मानकर बैठे हैं। जब देश में बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य पर संकट है, जब राजधानी में मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है, जब जल संकट से दिल्ली के कई इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं, तब इसी दिल्ली में बैठे हमारे राजनेता इतने बेफिक्र हैं कि चुनावी मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। संविधान पर खतरे के नैरेटिव से जो लीड विपक्ष को लोकसभा चुनाव में मिली, उसे विपक्ष खोना नहीं चाहता और बीजेपी उसकी काट के तौर पर 1975 के आपातकाल के गुनाहों की याद दिला रहा है। विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने के लिए आमादा है। देखिए कैसे मचा है आपातकाल पर बड़ा बवाल। आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था। जय हिंद, जय संविधान। हमारा संदेश जा रहा है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। जय पंजाब, जय जनता, जय संविधान। इमरजेंसी की बात करते हैं जो 5 दशक पहले हुआ था और आज जो जनता सफर करी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र हंगामेदार है। सत्ता पक्ष का सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था और विपक्ष का संविधान खतरे में है वाला मुद्दा हावी रहा। पहले स्पीकर ने 1975 के आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव लेकर आए। इसे देश के इतिहास पर काला धब्बा करार दिया। मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों। ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। फिर अगले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। उधर दूसरी तरफ संसद में राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी। विपक्ष का आरोप है कि देश में अघोषित आपातकाल के बाद सरकार नहीं करती और गड़े मुर्दे उखाड़कर खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही है। ये सदी भारत की सदी है। इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर घिसी पिटी बातें, वो बड़े मुर्दे जिसको हम कहते हैं उखाड़ने वाली बात,
आगे की बात नहीं करते, भविष्य की बात नहीं करते हैं। हम 10 साल में हमारा क्या उपलब्धि रही उसकी बात नहीं करते हैं। आप इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हो। क्या ये तकरार का रास्ता नहीं है? क्या ये सकारात्मक रास्ता है? आप बात महंगाई की नहीं कर रहे हो, महिलाओं की नहीं कर रहे हो, किसानों की नहीं कर रहे हो। किसानों पर जो जुल्म हुआ घोषित इमरजेंसी नहीं था। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का साफ कहना है कि विपक्ष अपने पाप को नहीं छिपा सकता और संविधान की बात करने वाला विपक्ष खुद संविधान की इज्जत नहीं करता। कांग्रेस और राहुल गांधी जी तो आजकल अपने हाथ में वो लेकर के संविधान का अनादर करते हुए लहराते रहते हैं। और फिर भी मान लीजिए संविधान की बात करें तो संविधान पर जिस दिन सबसे ज्यादा चोट पहुंची है उसको क्यों भूलना चाहते हैं? क्योंकि वो जो भ्रमित करना चाहते हैं देश की जनता को, वो भ्रम टूट जाता है जब आपातकाल की याद दिलाई जाती है। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार थे जब्त हो गए। वो इलेक्शन में और इवन पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि एनडीए सरकार है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तो वही शोर मचावे शोर जो 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ा करके क्या क्या नहीं किया, और वो जब ये कर रहा है तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत उचित समय पर माननीय राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको याद दिलाया कि साहब संविधान का खिलवाड़ करने वाला, संविधान को बर्बाद करने वाले हम लोग नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक आपातकाल का जिन्न कहां से बाहर निकल आया? क्यों बीजेपी और उसके सहयोगी दल आपातकाल की चर्चा करने लगे? जिस संसद में देश के वर्तमान स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए वहां 1975 की चर्चा क्यों हो रही? तो इसका सीधा सीधा जवाब है विपक्ष का संविधान वाला काम। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान खतरे में है का मुद्दा उठाया। जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर बीजेपी को रोका नहीं गया तो वो संविधान बदल देंगे। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और इसका असर भी देखने को मिला। बीजेपी को 2024 के चुनाव में जबरदस्त डेंट पहुंचा। 400 पार का सपना देख रही बीजेपी 240 पर सिमट गई। यानी संविधान का मुद्दा विपक्ष के लिए रामबाण साबित हुआ। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। और तब से लेकर अब तक विपक्ष लगातार संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। वहीं बीजेपी बैकफुट पर है। ऐसे में संविधान की काट के रूप में आपातकाल के सहारे विपक्ष को मात देने की कोशिश हो रही है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। लेकिन विपक्ष के इरादे मजबूत हैं। वो लगातार सत्ता पक्ष को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, उनसे 10 साल का हिसाब मांग रही है, देश में फैले अघोषित आपातकाल का कारण पूछ रही है। आखिर विपक्ष लगातार देश में अघोषित आपातकाल की बात क्यों कर रहा है और कैसे सरकार विपक्ष के जाल में फंसे नजर आती है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आपातकाल का जिन्न बाहर निकल आया है। सत्ता पक्ष लगातार इंदिरा गांधी के 1975 में लगाए इमरजेंसी पर कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष मोदी सरकार पर अघोषित आपातकाल के आरोप लगा रहा है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को आपातकाल से जोड़कर मोदी सरकार पर हमलावर है। कैसे, किन मुद्दों को जोड़ा गया है आपातकाल से, आइए आपको हम दिखाते हैं। और जो समस्याएं
उठाई गई चुनाव के दौरान भी दरअसल उन्हीं से जुड़ता ये मुद्दा और उस पर विपक्ष के आरोप। देखिए, विपक्ष का मुद्दा नीट पेपर लीक मामला, विपक्ष का आरोप शिक्षा का आपातकाल है ये। अगला मुद्दा अग्निवीर योजना, विपक्ष का आरोप युवाओं का ये आपातकाल है। तीसरा मुद्दा जिसको उठाया विपक्ष ने, बेरोजगारी, और कहा ये रोजगार का आपातकाल है। इसके अलावा चौथा मुद्दा किसानों से जोड़ा गया, किसानों की आय पर बात की गई और कहा गया कृषि क्षेत्र में ये आपातकाल का सूचक है। और नहीं सिर्फ इतना, महंगाई का जिक्र करते हुए इसे कमाई का आपातकाल बताया गया। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे आपातकाल, संविधान और आरक्षण, इस पर विपक्ष की रणनीतियों में फंसती नजर आई सरकार। और मुद्दा क्यों बना है आपातकाल, ये जानना समझना बहुत अहम हो जाता है। देखिए, तो संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर एनडीए सरकार नजर आई। एनडीए सरकार इसलिए क्योंकि इसका तोड़ नहीं मिल पा रही है, तो सरकार की मजबूरी एक तरीके से कहिए साफ साफ कि आखिर इसका तोड़ क्या ढूंढा जाए। चुनाव में संविधान के मुद्दे ने डेंट पहुंचाया है। विपक्ष का संबोधन बदल डालने का नैरेटिव जो था कि संविधान बदल डालेंगे, वो भारी पड़ा है। तीसरी बात, जनता के बीच संविधान का मुद्दा विपक्ष के पक्ष में गया है। नतीजे देखकर साफ साफ ये कहा जा सकता है। और इस वजह से मोदी के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष मजबूत नजर आता है सदन के भीतर। इससे क्या हुआ? इससे 10 साल के कामकाज को मुद्दा बना पा रहा है विपक्ष। मजबूती का असर है कि 10 साल का कामकाज और इसको मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। साथ ही संविधान से लगे डेंट को कम करने के लिए आपातकाल का मुद्दा दरअसल इस ओर से अब उठाया गया है। यानी पहले प्रधानमंत्री, फिर स्पीकर और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र करते हुए इसे संविधान पर सीधा हमला और इतिहास का काला अध्याय करार दिया। ये बात बिल्कुल साफ है कि इस बार मोदी सरकार की राहें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार विपक्ष न सिर्फ आक्रामक और मजबूत है, बल्कि इस बार विपक्ष मुद्दों के साथ सरकार को एकजुट होकर घेर रहा है। साथ ही सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहा है। लेकिन सरकार 10 साल के कामों का हिसाब देने के बजाय विपक्ष को पुराने घटनाओं पर घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जब संसद में कांग्रेस सांसद शशि थरूर शपथ लेने आए और शपथ के बाद जय संविधान का नारा लगाया, तो स्पीकर ने उन्हें इस पर टोक दिया। कहा संविधान की शपथ तो ले ही रहे। ऐसे में जब कांग्रेस के नेताओं ने उनसे सवाल किया कि इसमें गलत क्या है, तो वो बेफर पड़े। कहा किस पर आपत्ति, किस पर नहीं, सलाह देने की जरूरत नहीं। I'm about to enter. जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो। उधर स्पीकर के इस बर्ताव के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आए संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? 2024 के शपथ ग्रहण के बाद से ही सरकार कई मुद्दों पर घिरी है, जिसमें से नीट पेपर लीक मामले में तो सरकार खुलकर जवाब भी नहीं दे पा रही। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है, इसे शिक्षा का आपातकाल बता रहा है। ये पूछना जरूरी है कि नीट के एग्जाम को लेकर पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर डिनाई कर देते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर लीक नहीं है। अब हर स्टेट से निकल कर आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, इतने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इतने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिए गए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? युवाओं की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, जो 5 दशक पहले हुआ था, और आज जो जनता सफर कर रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बेशर्मी की हद है। यानी आप 24 लाख बच्चों को आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनके रातों की नींद बर्बाद कर दी, उनके माँ बाप को आपने कर्जों में डुबो दिया। एक एक नीट के एग्ज़ाम की 2 साल पहले तैयारी होती है, और ज़्यादातर नीट लिखने वाले बच्चियां होती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं।
कहते हैं गठबंधन की डोर रेशम की डोर से भी पतली और नाजुक होती, और इसी डोर को थामे मोदी सरकार को 5 साल तक सत्ता चलाना है। ऐसे में मोदी के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। संविधान बचाने और आपातकाल दोनों की लड़ाई विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में बहुत ही रोचक हो गई है। दोनों ही मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी निश्चित तौर पे उसमें एक ब्लैक स्पॉट है, और जब आप बात करते हैं रोजगार की और तमाम दूसरे मुद्दों की जिसमें अग्निवीर और अघोषित आपातकाल की बात है, तो वो जाहिर है कि अपोजिशन ये बात अच्छे ढंग से कहेगा, और वो कह रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट अभी जब तक चलेगी तब तक ये ज्यादा गर्म रहेगा मामला, और जब तक ये चर्चा होती रहेगी अग्निवीर और दूसरी या संविधान बचाओ की, तो उस समय इमरजेंसी की याद जरूर भाजपा दिलाएगी। देश में ये पहला मौका है जब स्पीकर निंदा प्रस्ताव को लेकर संसद में आते कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति आपातकाल पर जोर देती। हालांकि राजनीति में कोई मुद्दा नया या पुराना नहीं होता, जो जब जम जाए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद में जनप्रतिनिधि का काम देश की जनता के विकास के बारे में सोचना है, या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना? क्या आपातकाल पर चर्चा कर विपक्ष को कोसकर आम जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? अभी ठीक